हेलो एवरीवन, दिस इज़ जतिन फ्रॉम gladtutor.com। और आज हम बात करेंगे रिसीवेबल मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम उसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट रिसीवेबल पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ कस्टमर के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 12th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने कैश मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी, तो अगर आपको वो वीडियो चेक करनी है तो हमारा जो ऊपर आई बटन शो हो रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट चेक करनी है तो भी आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट के बारे में। इट इज़ बेसिकली ए प्रोमिसरी नोट issued by the customer in exchange of the goods sold on the credit basis. When we sell any services, products or solution to our clients or customers, they give us the money. Collecting that money is called receivable management. तो क्या होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट? जब भी हम अपने गुड्स या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे देते हैं तो हम क्या करते हैं, कस्टमर हमें एक प्रोमिसरी नोट देता है। तो वो प्रोमिसरी नोट में लिखा होता है कि वो हमारे पैसे इस दिन तक चुका देगा। और जब हम उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं उसे रिसीवेबल मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये है ओवरऑल मीनिंग रिसीवेबल मैनेजमेंट का। मतलब मनी कलेक्ट करना कस्टमर से रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है। क्योंकि बहुत इंडस्ट्रीज़ में ये होता है कि प्रोडक्ट्स की पेमेंट उस टाइम पे नहीं होती है। वो अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, किसी रिटेल्स को कुछ सेल कर रहे हो, तो वो आपको उस टाइम पेमेंट नहीं करेगा। उसमें क्या होता है, वो कुछ महीने का टाइम लेता है ताकि वो कुछ सेल कर सके पहले प्रोडक्ट का, तब वो उसमें से आपको पैसा दे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिसीवेबल मैनेजमेंट। नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग द रिसीवेबल मैनेजमेंट। फर्स्ट वन इज़ टू इंक्रीज द सेल्स। हमेशा क्या होता है, इसका मेन मोटिव यही होता है प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पे सेल करना, ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज़ होए। क्योंकि हर कस्टमर पैसे लेके नहीं घूम रहा कैश, या हर कस्टमर उसी टाइम पेमेंट नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया, कुछ इंडस्ट्रीज़ में होता है कि पेमेंट वो महीने के बाद करते हैं, ताकि वो पहले जो उनसे प्रोडक्ट लिया है वो अपने कस्टमर्स को बेच सके और पैसे कुछ वहाँ से कलेक्ट कर सके। तो वो वहाँ से अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट करेंगे तभी तो वो हमको पैसे देंगे ना। तो मेन मोटिव रिसीवेबल मैनेजमेंट का यही होता है कि अपनी वो सेल्स को इंक्रीज़ कर सके। टू इंक्रीज़ द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे इंक्रीज़ होगा इनसे? जब हम क्रेडिट पे सेल करते हैं ना, तो हम अपने प्राइस में अपना जो हमारा प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसमें भी हम मार्जिन ज़्यादा रखते हैं। पर हम देखते हैं बहुत बहुत बारी कि जब भी हम कोई पेमेंट कैश में होती है लार्ज अमाउंट की, तो डिस्काउंट मिल जाता है। पर जब क्रेडिट पे होती है ना, तो वो टोटल अमाउंट ही जाता है उस टाइम पे, क्योंकि पैसा बाद में ही जाएगा, उसमें डिस्काउंट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्या होता है, मार्जिन ज़्यादा जाएगा तो प्रॉफिट भी कंपनी को ज़्यादा ही होगा। टू मीट द कॉम्पिटिशन। कंपटीशन को बीट करने के लिए भी करना पड़ता है। अगर आपका कॉम्पिटिटर्स कैश में दे रहा है और उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पे दो, पर वो कस्टमर्स ट्रस्टी होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंपटीशन को बीट करने के चक्कर में आपका लॉस हो जाए। तो आप दे सकते हो क्रेडिट पे, ताकि कॉम्पिटिटर्स के जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो आपके पास आ जाए। So this was about the objectives of maintaining the receivable management. Now come to the factors affecting the size of receivable. फर्स्ट वन इज क्रेडिट पॉलिसी। तो तीन तरह की होती है क्रेडिट पॉलिसी। एक होती है लीनियंट, एक होती है स्ट्रिक्ट, और एक होती है ऑप्टिमम। लीनियंट में ही होता है, कोई फ्लेक्सिबल होते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं होते। और जो स्ट्रिक्ट होती है उसमें रेगुलेशन ज़्यादा होती है, रूल्स ज़्यादा होते हैं, उसमें लीगल एक्शंस भी होते हैं। एक होती है ऑप्टिमम, जहाँ पे आप कह सकते हो मीडियम होती है। तो ये कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी भी बहुत इफेक्ट करती है साइज ऑफ रिसीवेबल में। अगर कंपनी की लीनियंट है क्रेडिट पॉलिसी, तो वहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट पे ज़्यादा सामान बेचा जाता होगा। पर किसी की स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी स्ट्रिक्ट है किसी की, तो वहाँ पे क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स कम बेचे जाते होंगे। और अगर किसी की ऑप्टिमम है, तो वहाँ पे मीडियम, मतलब एवरेज जितना बिकना चाहिए क्रेडिट पे माल, उतना बिकेगा। साइज ऑफ क्रेडिट सेल, कि कितना सेल हो रहा है, साइज़ कितना बड़ा है उसका, तो ये भी मैटर करता है। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट, कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है उसकी क्रेडिट की, वो भी मैटर करता है कि वो कितने दिन में पैसे देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, वो मैटर करता है। हैबिट ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर कैसा है, आप कंपनी जानती होती है कस्टमर्स को अपने, क्योंकि हम जब भी
क्रेडिट पे देते हैं माल तो उन्हीं को देते हैं जिनसे उनका कोई ट्रस्ट, या तो वो उनका ओल्ड कस्टमर है, अगर न्यू कस्टमर है तो वो उनका किसी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ या एग्जिस्टिंग जानकार किसी बंदे का जान पहचान का होता है, तभी उसको हम क्रेडिट पे देते हैं। तो पर अगर कस्टमर्स हमें पता होता है कि वो पैसे दे देगा, हैबिट उसकी अच्छी है, तो अब उसको हम देते हैं क्रेडिट। अगर कस्टमर का पता है हमारे को पैसे नहीं देगा, वो लेट करेगा, तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है रिसीवेबल मैनेजमेंट में। क्रेडिट कलेक्शन एफर्ट्स की कंपनीज क्या कलेक्शन एफर्ट्स कर रही है क्रेडिट को वसूलने के लिए। कुछ कंपनीज फ़ोन्स के थ्रू करती है। अगर आपका क्लाइंट बॉम्बे बैठा है, आप अगर दिल्ली में हो, तो आप उनको फ़ोन के थ्रू उनसे पेमेंट मंगवाओगे, या आप उनको लेटर भेजोगे, ईमेल करोगे, या आप खुद ही फिजिकली विजिट करोगे उनसे मिलने के लिए। तो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं साइज ऑफ रिसीवेबल में। क्रेडिट पॉलिसी, साइज ऑफ क्रेडिट सेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट, हैबिट ऑफ कस्टमर्स, credit collection efforts. So this was about the factor affecting the size of receivable in financial management. Now come to the credit bill receivable policy in financial management. So there are basically three bill receivable policy. First one is the credit standard. It is the criteria to decide the type of customer to whom goods can be sold on credit basis. If a firm has a more slow paying customer, then obviously the account receivable will be more. क्रेडिट स्टैंडर्ड क्या होता है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि किस कस्टमर्स को हमें गुड्स बेचने हैं क्रेडिट पे, किसको नहीं बेचने हैं। क्रेडिट टर्म्स क्या होता है कि ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट बाय द कस्टमर। इसमें क्या होता है, हम अपने ड्यूरेशन लिख के देते हैं कि कितनी ड्यूरेशन में पैसे दे देगा कस्टमर, और उसको क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट होगी, कि किस इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है, कितना इंटरेस्ट होगा। एक होता है कलेक्शन एफर्ट्स। व्हेन ए फर्म मूव्स फ्रॉम टाइट टू लूज क्रेडिट पॉलिसी, देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्रीजेस बट द एडमिन कॉस्ट इंक्रीजेस। इट इंक्लूड्स पोलाइट लेटर्स, स्ट्रॉन्ग वर्डेड लेटर्स, टेलीफोन, ईमेल, पर्सनल विजिट, लीगल एक्शन एक्सेट्रा। कलेक्शन एफर्ट्स क्या होते हैं, जब भी कंपनी अपनी टाइट पॉलिसी, लूज पॉलिसी से टाइट पॉलिसी पे आती है, तो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कम हो जाती है, पर एडमिन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसमें उनको पोलाइट लेटर्स भेजने पड़ते हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग वर्डेड होता है, या लीगल एक्शन लेने पड़ते हैं उनको, या पर्सनल विजिट करना पड़ता है, आने जाने का खर्चा लग जाता है। तो ये सारी पॉलिसीज़ कंपनीज को अप्रूव करनी पड़ती है। टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी: लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी। लीनियंट क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, ए लीनियंट पॉलिसी अलाउज फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मे फोकस मोर ऑन सिंपली मेकिंग श्योर डेप्ट इज रीपेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिट एनालिसिस एंड रिव्यू। तो लीनियंट में क्या होता है, ये अलाउ करता है कि मोर फ्लेक्सिबिलिटी हो, और ताकि कस्टमर्स, ताकि कंपनीज जो भी है वो उनको सिंपली मेकिंग श्योर डेप्ट इज रीपेड, ताकि वो उसको उनको और डेप्ट दे सके, और जितना हो सके जल्दी उनका वापस भी आए। स्ट्रिक्ट में क्या होता है, इट रेफर्स टू ए कंजर्वेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव गाइडलाइंस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। इसमें कंजर्वेटिव और रिस्ट्रिक्टिव गाइडलाइंस होती है ताकि हमारा क्रेडिट जल्दी जल्दी वापस आए। ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, जहाँ पे मार्जिनल और इंक्रीमेंटल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, उसके फंड से इक्वल होता है, तभी उन पॉलिसीज़ को हम तभी ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द रिसीवेबल मैनेजमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. So I hope you have liked this video. If you like it, make sure you like, don't forget to subscribe our channel Glad Tutor and turn on the bell icon for more updates. Thank you very much.